आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। फ्लेमिंगो बुक का पहला चैप्टर द लास्ट लेसन। सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक भावुक अनुभव है। आज मैं आपके लिए इसके 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आई हूँ, जो न केवल आपकी परीक्षा की तैयारी कराएंगे बल्कि आपको इस कहानी के सार से भी जोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों का सबसे पहला एमसीक्यू है, वाई वाज फ्रांस अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल दैट मॉर्निंग। उस सुबह फ्रांस जो था वो स्कूल जाने से क्यों डर रहा था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ द मास्टर एम हैमेल। क्या वह अपने शिक्षक एम हैमेल से डर रहा था। ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। वो अपना लेसन जो है पार्टिसिपल्स पर वो प्रिपेयर्ड नहीं किया था। या ही वांटेड टू स्पेंड द डे आउटडोर्स, या वो अपना समय आउटडोर यानी स्कूल से बाहर बिताना चाहता था। द स्कूल वाज क्लोज्ड फॉर द डे, या उस दिन स्कूल बंद था। तो इसका क्या आंसर है सही? जी हाँ, ऑप्शन बी, ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। उस दिन वो जो है अपना लेसन पार्टिसिपल्स पे प्रिपेयर नहीं किया था। अब MCQ 2 की ओर बढ़ते हैं। What was unusual about the school on the day of the last lesson? ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो हर दिन नहीं होता था, जिस दिन लास्ट लेसन को डिलीवर किया जा रहा था। द स्कूल वाज वेरी नॉइजी। स्कूल में बहुत ज़्यादा शोरगुल चल रहा था। एम हैमेल वाज नॉट प्रेजेंट। एम हैमेल जो रोज दिन आते थे उस दिन नहीं आए हुए थे। द स्टूडेंट्स वर वियरिंग फेस्टिव क्लॉथ्स। बच्चे जो थे वो उत्सव के दिनों वाले कपड़े पहने हुए थे। द स्कूल वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, या फिर स्कूल उतना शांत था जैसे कि आज कोई संडे की सुबह हो। तो इसका भी सही आंसर क्या है? जी हाँ, ऑप्शन डी। उस दिन स्कूल ऐसे शांत था जैसे कि मानो ये संडे की सुबह हो। ठीक है, अब हम लोग MCQ 3 की ओर बढ़ते हैं। हु सैट ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन जब डिलीवर किया जा रहा था तो कौन सबसे बैक बेंच मतलब पीछे वाले बेंच में बैठे हुए थे? द फ्रेंच सोल्जर, द स्कूल प्रिंसिपल, द विलेज एल्डर्स, द स्कूल चिल्ड्रेन। कौन बैठे हुए थे पीछे? जी हाँ, द विलेज एल्डर्स। उस दिन विलेज एल्डर्स जो थे वो अपने लैंग्वेज के रिस्पेक्ट शो करने के लिए एम हैमेल जो शिक्षक थे जो फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे उनके प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए वो लोग पीछे बैठे हुए थे। हम लोग MCQ 4 को देखते हैं। व्हाट डिड एम हैमेल वियर ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। जब वो लास्ट लेसन डिलीवर कर रहे थे तो उस दिन क्या पहने हुए थे? हिज यूजुअल क्लोथ्स, वो जो रोज दिन पहनते थे वही कपड़े थे। हिज फैन संडे क्लोथ्स, वो कपड़े पहने हुए थे जो संडे को पहनते थे। या अ मिलिट्री यूनिफॉर्म। सिंपल स्कूल ड्रॉप्स, स्कूल का ड्रेस पहने हुए थे। तो वो उस दिन वो कपड़े पहने हुए थे जो अनयूजुअल डे में पहनते थे। जनरली गिफ्ट अवार्ड करना हो, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना हो, उस दिन जो मतलब कि कपड़े पहनते थे वही कपड़े उस दिन पहने हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन बी है। ठीक है, उस दिन वो पहने हुए थे ग्रीन कोट, ठीक है, फ्रिल शर्ट और लिटिल ब्लैक सिल्क का कैप पहने हुए थे। और ये सब ऑल एम्ब्रॉयडर्ड थे, मतलब सब में कुछ ना कुछ काम किया गया था। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या ऑर्डर आया था? टू क्लोज ऑल द स्कूल्स इन एल्सैस एंड लोरिन, मतलब सारे स्कूलों को बंद करने का मतलब ऑर्डर आया था एल्सैस और लोरिन के। या टू टीच जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैस एंड लोरिन, या फिर ये ऑर्डर आया था कि जर्मन से कि अल्सैस और लोरिन के स्कूलों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए? जर्मन। टू रिमूव एम हैमेल फ्रॉम हिज जॉब, या एम हैमेल को मतलब कि हटाने का आया था? ऐसा कुछ नहीं था। टू टीच इंग्लिश इन द स्कूल ऑफ एल्सैस एंड लोरिन, या फिर जो एल्सैस और लोरिन है वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाने की अनुमति या ऑर्डर आया हुआ था। सॉरी, अनुमति नहीं, ऑर्डर आया हुआ था। तो क्या ऑर्डर आया हुआ था? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि जर्मन को एल्सैस और लोरिन के स्कूलों में पढ़ाया जाए। ऐसा वहाँ से कहाँ से ऑर्डर आया हुआ था? बर्लिन से। हम लोग अब MCQ 6 को देखते हैं।
हाउ डिड एम हैमिल रिस्पॉन्ड व्हेन फ्रांस फेल टू रिसाइट द पार्टिसिपल्स। एम हैमिल क्या शो करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं जब फ्रेंच को पूछा गया पार्टिसिपल्स के बारे में, तो कैसे मतलब कि रिस्पॉन्स किए थे, वो रिप्लाई नहीं दे पाया था। ही स्कोल्डेड फ्रांस सिवियरली, वो बुरी तरीक़ा से मतलब कि फ्रांस को डांटे थे। ही टोल्ड फ्रांस दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम, या फिर वो फ्रांस को बोले थे कि वो उनको नहीं डांटेंगे फ्रांस को। ही मेड फ्रांस स्टैंड ऑन द बेंच, या फ्रांस को वो बेंच पर खड़ा करवा दिए थे। ही आस्क्ड फ्रांस टू लीव द क्लासरूम, या फिर उन्होंने बोला था कि क्लासरूम से चले जाओ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ही टोल्ड फ्रांस दैट ही वुड नॉट स्कोल्ड हिम। ठीक है, वो बोले थे कि मैं तुमको नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रांस, यू मस्ट फील बैड इनफ ऑलरेडी, तुम ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रहे हो। हम लोग MCQ 7 को देखते हैं। वाट डिड एम हैमिल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। एम हैमिल जो थे वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बोले थे। इट वॉज बेटर देन जर्मन, वो क्या बोले थे कि ये जर्मन से बेहतर है, या इट वॉज द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये सबसे कठिन लैंग्वेज है दुनिया का, ऐसा कुछ नहीं बोले थे वो। इट वॉज एन अनइम्पॉर्टेंट लैंग्वेज, इस लैंग्वेज का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कुछ ऐसा बोले थे। या फिर इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो इसका सही ऑप्शन, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। वो बोले थे कि जो फ्रेंच है वो दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। हम लोग MCQ 8 को देखते हैं। वाई डिड फ्रांस फील सॉरी एंड रिग्रेटफुल। फ्रांस जो था वो अपने आप को में दुखी क्यों था और क्यों पछता रहा था। फॉर बीइंग लेट टू स्कूल, क्योंकि वो स्कूल लेट से आया था। फॉर बीइंग रूड टू हिज क्लासमेट, वो अपने क्लासमेट से रूड तरीके से बिहेव किया था इसलिए। फॉर हैविंग नोट लर्न हिज लेसन, या फिर वो अपना पाठ याद नहीं किया था इसलिए। फॉर नोट सेइंग गुड बाय टू हिम, एम हैमिल, वो अपने शिक्षक को गुड बाय नहीं बोला था इसलिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो अपना पार्टिसिपल्स वाला जो लेसन था और मतलब कि सारा टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन अपना मदर टंग को नहीं सीख पाया था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा मतलब पछतावा हो रहा था और वो सॉरी फील कर रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। वाट डिड एम हैमिल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड एट द एंड। जब पूरा क्लास समाप्त हो जाता है तो उस दिन वो क्या लिखते हैं एम हैमिल ब्लैक बोर्ड पे। वाइव ला फ्रांस, वाइवा ला फ्रांस, जर्मन इज द बेस्ट, गुड बाय स्टूडेंट्स। तो वो क्या लिखते हैं, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाइवा ला फ्रांस। सॉरी, वीवे ला फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड एम हैमिल बिहेव डूरिंग द लास्ट लेसन। जब लास्ट लेसन वो डिलीवर कर रहे थे एम हैमिल, तो उनका बिहेवियर कैसा था। ही वॉज वेरी एंग्री एंड इम्पेशेंट, वो बहुत गुस्से में थे और धैर्य नहीं था उनमें। या ही डिड नॉट टॉक एट ऑल, वो बात ही नहीं कर रहे थे उस दिन। ही वॉज वेरी सैड एंड इमोशनल, वो बहुत उदास थे और साथ ही साथ संवेदनशील थे। ही वॉज बिजी पैकिंग हिज बैग्स, या फिर वो सिर्फ अपने काम में व्यस्त थे और अपने बैग को पैक कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ही वॉज वेरी सैड एंड इमोशनल। वो अपना इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे उस दिन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। वाट डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर द चिल्ड्रेन नॉट लर्निंग दियर लेसन्स। मतलब वो किसको या क्या किस चीज़ को ब्लेम कर रहे थे कि बच्चे जो हैं वो अपने पाठ को नहीं याद कर पाएँ। द जर्मन इन्वेडर्स को, मतलब जर्मनी में जो लोग जर्मन लोग जो अटैक किए थे फ्रेंच लोग पर, उन लोगों को, या द स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, या स्टूडेंट लोग को ही। क्वेश्चन नंबर 11 है, वाट डिड एम हैमिल ब्लेम फॉर द चिल्ड्रेन नॉट लर्निंग दियर लेसन। मतलब किस चीज़ को एम हैमिल जो थे ब्लेम कर रहे थे कि बच्चे अपना लेसन नहीं सीख पाए। द जर्मन इन्वेडर्स, मतलब जर्मनी के जो सोल्जर्स थे अटैक किए थे फ्रेंच पर, उन लोगों को। या द स्टूडेंट देमसेल्व्स, या स्टूडेंट्स को ही।
द फ्रेंच गवर्नमेंट, या फ्रेंच गवर्नमेंट को मतलब कि ब्लेम कर रहे थे, या द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर है द पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ। एम हैमिल जो थे वो पेरेंट्स और वो अपने आप को ही ब्लेम कर रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द स्टोरी द लास्ट लेसन टेक प्लेस। जो लास्ट लेसन जो है वो कहाँ पे लिखा गया था, कुछ ऐसा है। क्वेश्चन पूछ रहा है इन अ स्कूल इन जर्मनी, जर्मनी के एक स्कूल में, इन अ स्कूल इन बर्लिन, बर्लिन के एक स्कूल में, या इन अ स्कूल इन लोरेन। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जितने जो लास्ट लेसन था वो स्कूल में ही डिलीवर किया गया था, लेकिन कहाँ के स्कूल में, जर्मनी के, बर्लिन के, लोरेन के या फिर अल्साइस के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है अल्साइस में। अल्साइस के स्कूल में फ्रेंच का जो लास्ट लेक्चर वो डिलीवर किया जा रहा था, द लास्ट लेसन। What was the significance of the village elders sitting at the back of the classes। जो विलेज एल्डर्स हम लोगों ने जैसे कि पहले देखा था कि वो बैक बेंचेस में बैठे हुए थे, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस था। टू शो रिस्पेक्ट फॉर एम हैमिल एंड दियर मदर टंग। वो लोग अपना रिस्पेक्ट शो करना चाहते थे एम हैमिल के लिए और साथ ही साथ अपने मातृभाषा के लिए। या दे वर वेटिंग फॉर द दियर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। दे वांटेड टू लर्न जर्मन, उस दिन वो लोग वहाँ पे जर्मनी भाषा सीखने के लिए आए थे। या दे वर देयर टू इंस्पेक्ट द स्कूल, या वो लोग स्कूल के निरीक्षण के लिए आए थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। वो स्कूल में वहाँ पे बैठे हुए थे बैक बेंचेस में एम हैमिल के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए और साथ ही साथ अपने मदर टंग के प्रति रिस्पेक्ट शो करने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। वाट डज एम हैमिल मीन बाई द की टू दियर प्रिजन। एम हैमिल जब बोले थे की टू दियर प्रिजन, उन लोगों के मतलब जो जेल होता है उसके लिए चाबी क्या है, तो उसका क्या करेक्ट मतलब आंसर होगा। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए द जर्मन लैंग्वेज, रिबेलियन अगेंस्ट द जर्मन, द फ्रेंच लैंग्वेज, यूनिटी अमंग द पीपल ऑफ अल्साइस। तो कौन सा मतलब कि इसमें ऑप्शन है जो उन लोगों की आज़ादी का चाबी माना गया था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज को ही उन्होंने बोला था कि ये जो है हम लोगों की जो मतलब कि प्रिजन है उसकी चाबी है, यानी ऑपरेशन से हम लोग मुक्ति पा सकते हैं अपने मदर टंग के हेल्प से ही। यहाँ पे उन्होंने मदर टंग का इम्पोर्टेंस यहाँ पे शो किया है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड एम हैमिल सिग्नल द एंड ऑफ द लेसन। वो कैसे बताए थे कि क्लास में जो लेसन डिलीवर किया जा रहा था उसके वो ख़त्म हो गया है। बाय रिंगिंग द बेल, बेल बजाकर, बाय स्टैंडिंग अप एंड जेस्चरिंग विथ हिज हैंड, मतलब खड़ा होकर के अपना हैंड को हिला करके, या बाय गिविंग अ स्पीच डिलीवर किए थे, बाय वॉकिंग आउट ऑफ द क्लासरूम, या वो फिर सीधे क्लासरूम से बाहर आ गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाय स्टैंडिंग अप एंड जेस्चरिंग विथ हिज हैंड। हैंड को हिलाते हुए वो कुछ नहीं बोल पा रहे थे इमोशन के कारण, और वो लिख भी मतलब कि कुछ सोच भी नहीं पा रहे थे, तो इसीलिए उन्होंने बोर्ड पर लिखा था विवेला फ्रांस। अब हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 16 की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन का प्राइमरी थीम क्या है। द पेन ऑफ लूजिंग वंस मदर टंग, इसमें दर्द दिखाया गया है कि कैसे कोई अपनी मातृभाषा को खोता है तो कितना तकलीफ होती है। या डेली लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट का डेली लाइफ दिखाया गया है। या द नेसेसिटी ऑफ मिलिट्री कंक्वेस्ट, मतलब मिलिट्री कंक्वेस्ट कितना ज़रूरी है इसको शो किया गया है। द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग जर्मन, या फिर जर्मन भाषा के महत्व को बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है द पेन ऑफ लूजिंग वंस मदर टंग। इसमें द स्टोरी जो है वो पूरा घूमता है कि रिग्रेट और लॉस के प्रति, कि अगर किसी की मातृभाषा छीन ली जाए तो उसको कैसा महसूस होता है। वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, और जब तक वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा तब तक वो अपनी आज़ादी नहीं पा सकता कोई भी इंसान। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। हु वाज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन है। जॉर्ज ऑरवेल, विलियम वर्ड्सवर्थ,
अल्फोंस डॉडेट या जॉन रस्किन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप सबों को पता होगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अल्फोंस डॉडेट। हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं अब। वाई डिड फ्रांस फील एम हैमेल वाज लाइक अ किंग ओल्ड मैन। फ्रांस क्यों फील कर रहा था कि वो जो है वो किंग, हम लोग मिस्टेक से पढ़ दिया, काइंड ओल्ड मैन। क्यों वो महसूस कर रहा था कि ये बहुत दयालु स्वभाव के व्यक्ति हैं? क्योंकि वो ओल्ड थे। इसका ऑप्शन नंबर है बिकॉज ही वॉज ओल्ड, बिकॉज ही वॉज लिविंग एंड फ्रांस फेल्ट सैड फॉर हिम, क्योंकि वो छोड़कर जा रहे थे और फ्रांस उनके लिए मतलब कि बहुत उदास महसूस हो रहा था। बिकॉज ही हैड टॉट हिम फॉर 40 ईयर्स, क्योंकि वो उन्होंने उनको 40 साल तक पढ़ाया था। या बिकॉज ही गेव एवरी वन स्वीट्स, क्योंकि उस दिन उन्होंने सबको मिठाइयाँ दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि वो स्कूल छोड़ करके जा रहे थे, इसलिए फ्रांस जो था उनके प्रति मतलब कि उदासी महसूस कर रहा था, क्योंकि उस दिन वो रियलाइज़ किया था कि मतलब कि ये हम लोगों के लिए मदर टंग कितना इम्पोर्टेंट था और वो कितने इम्पोर्टेंट सैक्रिफाइसेस और डेडिकेशन के साथ हम लोगों को ये लैंग्वेज सिखाने का काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ डिड एम हैमेल डिस्क्राइब द फ्रेंच लैंग्वेज इम्पोर्टेंट। एम हैमेल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस कैसे डिस्क्राइब किए थे? एज अ लैंग्वेज दैट विल सून बी फॉरगेटन, मतलब फ्रेंच एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत जल्दी भुला दिया जाएगा, ऐसा बोले थे। या एज अ डिफ़िकल्ट बट यूजफुल लैंग्वेज, हालांकि ये कठिन है परंतु एक उपयोगी लैंग्वेज है, ऐसा बोले थे। एज द की टू दियर फ्रीडम एंड नेशनल आइडेंटिटी, उन्होंने बोला था कि ये हम लोगों की आज़ादी की चाबी है और साथ ही साथ में हम लोगों के राष्ट्र का पहचान भी। एज अ टूल टू लर्न जर्मन, मतलब कि इसको एक मतलब औजार की तरह देखते थे जर्मनी को लर्न करने के लिए, जर्मन भाषा को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वो इस भाषा को, फ्रेंच लैंग्वेज को देख रहे थे अपने आज़ादी के चाबी की ओर, एक नेशनल आइडेंटिटी है ऐसा वो देख रहे थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्हाट वाज द एटमोसफेयर इन द क्लासरूम लाइक। उस दिन क्लासरूम का एटमोसफेयर कैसा था जिस दिन द लास्ट लेसन को डिलीवर किया जा रहा था? सोलेमन एंड सैड, मतलब बिल्कुल उदास टाइप का और अकेला अकेला टाइप का फील हो रहा था। या हैप्पी एंड चीयरफुल, उस दिन क्लास में सारे लोग बहुत खुश थे। या टेंस एंड फियरफुल, बहुत लोग डरे हुए थे, तनाव में थे। या कन्फ्यूज्ड एंड कैओटिक, मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। तो उस दिन क्लास का मतलब कि जो क्लासरूम का एटमोसफेयर था वो सोलेमन एंड सैड था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उस दिन जो है सेंस ऑफ लॉस और सीरियसनेस जैसा महसूस हो रहा था वहाँ के मतलब कि क्लास में बैठे हुए टोटल लोगों को। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट डिड द पीपल ऑफ द विलेज फील अबाउट दियर लैंग्वेज। जो वहाँ के मतलब उस विलेज के पीपल थे अल्सैस के, वो कैसा अपने लैंग्वेज के बारे में महसूस कर रहे थे उस दिन? दे फाउंड इट टू हार्ड टू लर्न, उन लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको बहुत कठिन है सीखना। या दे वांटेड इट टू बी रिप्लेस्ड बाई जर्मन, या वो लोग खुद चाहते थे कि ये जर्मन भाषा से फ्रेंच भाषा को रिप्लेस कर दिया जाए। दे डिड नॉट केयर अबाउट इट, या फिर वो भाषा के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं रखते थे। दे रिग्रेटेड नॉट वैल्यूइंग इट इनफ, या फिर वो लोग पछता रहे थे कि फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने इतना वैल्यू नहीं दिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दे रिग्रेटेड नॉट वैल्यूइंग इट इनफ। उन लोगों को बहुत अफसोस हो रहा था कि वो लोग अपनी मातृभाषा को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दे पाए और वो अब इसको खोने के कगार पे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर वाज एम हैमिल। एम हैमिल किस टाइप के टीचर थे? अनप्रिपेयर्ड एंड कन्फ्यूज्ड, मतलब उनको पता नहीं था कि क्या करना है, वैसे टीचर थे। या फिर अनप्रिपेयर्ड होकर के क्लासरूम में आते थे कि क्या पढ़ाना है, वो पहले से प्रिपेयर नहीं करते थे। या लेजी एंड बोर्ड थे, बहुत मतलब कि आलसी और पढ़ाते थे तो किसी को मतलब समझ में नहीं आता था, बोरिंग टाइप के थे, ऐसा कुछ पूछ रहा है। क्रूअल एंड इनडिफरेंट, मतलब वो बहुत निर्दयी स्वभाव के थे, उनको किसी से के इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता था। या डेडिकेटेड एंड इमोशनली अटैच टू हिज वर्क, या फिर वो अपने कार्य के प्रति समर्पित थे और साथ ही साथ में पूरे तरीके से अपने कार्य के प्रति वो अटैच थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वो अपने कार्य के प्रति डेडिकेटेड भी थे और इमोशनली अटैच भी थे। और उन्होंने 40 साल इस स्कूल को दिया था ताकि बच्चे वहाँ के लैंग्वेज को लर्न कर सके।
और सिखाए थे फ्रेंच भाषा को। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस ऑन द बुलेटिन बोर्ड। वो फ्रांस जो था क्या नोटिस किया था बुलेटिन बोर्ड पे। और नोटिस फॉर हॉलीडे, वहाँ पे कोई नोटिस था मतलब छुट्टी के लिए, या नथिंग स्पेशल, कुछ भी वहाँ पे स्पेशल नहीं था। या फिर वहाँ पे बात किया जा रहा था अ लिस्ट ऑफ न्यू बुक्स, कुछ न्यू बुक्स के लिस्ट के बारे में, या द बैड न्यूज़ अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। तो फ्रांस जो था वो हमेशा नोटिस करता था कि उस नोटिस बोर्ड से हमेशा कुछ ना कुछ बुरी खबर ही आती थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द बैड न्यूज़ अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जैसे कि वो सोच रहा था कि जितने भी बुरे न्यूज़ है, सारे बुरे न्यूज़ 2 साल से कहाँ से आ रहे थे, वही बुलेटिन बोर्ड से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, हाउ डिड एम हैमिल स्पेंड द फाइनल मोमेंट्स ऑफ द क्लास। जो फाइनल मोमेंट्स था उसको कैसे एम हैमिल जो थे स्पेंड किए थे। ही कंटिन्यूज टू टीच फ्रेंच, वो मतलब कि अपने फ्रेंच भाषा को वही पढ़ा कंटिन्यू कर रहे थे। या ही पैक्ड हिज थिंग्स, वो अपने मतलब कि जितने उससे रिलेटेड सामान थे उसको पैक कर रहे थे। ही स्टूड साइलेंट अनेबल टू स्पीक एंड रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड, वो सीधा शांतिपूर्वक खड़ा हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे थे और ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखे थे। ही टॉक टू द विलेज एल्डर्स, या फिर वो मतलब विलेज के एल्डर्स से बात कर रहे थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वो सीधा साइलेंटली खड़ा हो गए थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे और ब्लैक बोर्ड पे वो क्या लिखे थे, विवे ला फ्रांस। हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, व्हाट डिड फ्रांस रियलाइज्ड अबाउट द स्कूल व्हेन ही हर्ड इट वाज द लास्ट लेसन। जो फ्रांस था उसको कैसा महसूस हो रहा था जब वो सुना कि ये जो है उसका लास्ट लेसन है। दैट ही वांटेड टू स्किप स्कूल मोर, वो चाह रहा था कि अब मैं और भी ज़्यादा स्कूल को स्किप करूँगा। या दैट व स्कूल वाज बोरिंग, या फिर ये स्कूल जो है काफ़ी बोरिंग है। दैट ही लव्ड स्कूल एंड एम हैमिल, या फिर उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि वो स्कूल से भी प्यार करता है और एम हैमिल से भी। दैट ही वॉज हैप्पी इट वॉज द लास्ट लेसन, या फिर वो बहुत खुश था कि चलो ये तो आखिरी लेसन था फ्रेंच का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वो स्कूल को और एम हैमिल को मतलब कि काफ़ी लव करता था, उसको उस दिन रियलाइज हुआ था। उसका जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज हो गया था बोथ लैंग्वेज के प्रति भी और उसके टीचर के प्रति भी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाउ डिड द टाउन्स पीपल रिएक्ट टू द सिचुएशन। टाउन्स के लोग थे, टाउन्स पीपल मतलब जो टाउन में रह रहे थे वो लोगों का क्या रिएक्शन था इस सिचुएशन में। दे फेल्ट रिग्रेट एंड गाइडेड टू पे रिस्पेक्ट, वो लोग बहुत पछता रहे थे और रिस्पेक्ट पे करने के लिए ही जमा हुए थे। या दे वर इनडिफरेंट, उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दे वर कन्फ्यूज्ड, वो लोग कन्फ्यूज थे। या फिर दे वर रिलीव्ड, उन लोगों को लग रहा था चलो अब इससे मुक्ति मिल गई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो लोग पछता रहे थे और रिस्पेक्ट पे करने के लिए वो लोग जमा हुए थे उस दिन क्लासरूम में। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रीजन दैट हैड बीन एनेक्स्ड बाय पर्सिया। उस रीजन का क्या नाम है जिसको पर्सिया के द्वारा जीत लिया गया था। अल्सैस एंड लॉरेन, बर्लिन, पेरिस या नॉर्मैंडी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पर्सिया के द्वारा जीते गए रीजन्स का नाम था अल्सैस एंड लॉरेन। ये 2 डिस्ट्रिक्ट थे जिसको एनेक्स्ट किया गया था पर्सिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ डिड एम हैमिल मेंटेन हिज कंपोजर डिस्पाइट हिज डीप साइडनेस। एम हैमिल जो थे वो अपने आप को कैसे मतलब संभाले हुए थे, कंपोज किए हुए थे, जबकि उनके अंदर एक गहरी उदासीनता छिपी हुई थी। बाई बीइंग हार्श, उस दिन वो काफ़ी हार्श तरीके से बिहेव कर रहे थे। या बाई फोकसिंग ऑन टीचिंग विथ पेशेंस, या उस दिन बहुत पेशेंस के साथ वो पढ़ा रहे थे। या बाई इग्नोरिंग द रियलिटी, या फिर वो रियलिटी क्या है उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। बाई लिविंग अर्ली, या फिर वो बहुत जल्दी क्लास छोड़ के चले गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाई फोकसिंग ऑन टीचिंग विथ पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिम्बलाइज। लास्ट लेसन क्या सिम्बलाइज करता है। द लॉस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फ्रीडम, ये दिखाता है कि कैसे एक मतलब कि एक कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, वो अपना कल्चरल और लिंग्विस्टिक फ्रीडम खो रहे हैं। या फिर द एंड ऑफ एजुकेशन, या फिर शिक्षा का ही यहाँ पे अंत हो रहा है।
द विक्ट्री ऑफ द जर्मन लैंग्वेज, या फिर जर्मन लैंग्वेज को की जीत को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर, या फिर इसमें टीचर का इम्पोर्टेंस बताया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, द लॉस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फ्रीडम। ये पूरा चैप्टर इसी के अराउंड मूव कर रहा है, द लॉस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक फ्रीडम, या फिर बोले तो इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, वाई डिड फ्रांस फील लाइक अ फूल। उसको ऐसा क्यों महसूस हो रहा था उस दिन कि वो एक मूर्ख है। बिकॉज ही हैड स्टडीड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया था, या बिकॉज ही डिड नॉट वियर स्कूल क्लॉथ्स, क्योंकि वो स्कूल का क्लॉथ्स जो होता है, यूनिफॉर्म होता है, वो नहीं पहना था, या फिर बिकॉज ही हैड नेग्लेक्टेड हिज अवन मदर टंग, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा को नहीं सीखा था और उसको नेग्लेक्ट किया था इसलिए, या फिर बिकॉज ही वाज लेट टू क्लास, क्योंकि वो क्लास में लेट आया था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि वो अपने लैंग्वेज को, मदर टंग को नहीं सीख पाया था, इसलिए उस दिन उसको महसूस हो रहा था कि वो एक फूल ही है। तो स्टूडेंट, आज के इस 30 सवालों के सफ़र में आपने क्या सीखा? सिर्फ सही जवाब नहीं, बल्कि एक भाषा की अहमियत। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चैप्टर का ऐसे ही विश्लेषण करूं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ते रहिए और याद रखिए, भाषा ही आज़ादी की चाबी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।